बेहतर होंगे, आपकी दिनचर्या अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इतिहास के अंतर्गत मगध और मगध की जब हम चर्चा करेंगे तो मगध के उत्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि मगध के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। विशेषकर हम वंशावलियों को पढ़ते हैं कि किस किस वंश ने मगध पर शासन किया, कब कब शासन किया और उस दौरान क्या क्या विशेषताएं रही। ये तमाम बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे मगध की, तो मगध की बात करते ही आपके दिमाग में यह बात आ जाएगा कि 16 जब महाजनपद की हमने बात किया था, तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। और यह बुद्ध काल का परवर्ती काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। यानी कि इन्होंने ये माना गया है कि बौद्ध काल के दौरान उत्तर भारत का उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जो राज्य था, पावरफुल था, वो मगध था। और यदि हम लोकेशन की बात करें, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है लोकेशन को लेकर कि मगध का लोकेशन क्या था, तो यह इसका लोकेशन था दक्षिण बिहार। यानी कि बिहार का ही एक प्रांत था मगध, दक्षिण बिहार का प्रांत था। और ये 16 महाजनपदों में से एक था। और उस दौरान समकालीन पीरियड की हम बात करें तो उस दौरान यह सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। थोड़ी बात इसकी हम और भी कर सकते हैं। और जो मगध के, एक सेकेंड, हाँ, जो मगध के भौगोलिक स्थिति को लेकर हो सकता है कि मगध की सीमा की बात करेंगे तो देखिए, इधर से मान लीजिए ये गंगा क्षेत्र निकल रहा है। तो गंगा से दक्षिण और विंध्य पर्वत तक, यानी कि ये जो एरिया था, गंगा के दक्षिण हिस्सा ये है। तो ये गंगा के दक्षिण जो है ये मगध का एरिया था। और इधर विंध्य पर्वत तक पूरा यह एरिया फैला हुआ था। पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक इधर फैला हुआ था। तो पूरब में बात करें तो इधर चंपा, पश्चिम में इधर सोन नदी, इधर गंगा के नीचे, और पूरा विंध्य पर्वत श्रृंखला यानी विंध्य तक, इधर तक ये पूरा एक फैला हुआ एरिया था। मगध एक बहुत विस्तृत एरिया था। एक प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि मगध की राजधानी यानी कि कैपिटल कहाँ था। तो मगध की राजधानी जो थी, कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी, ये आप याद रखेंगे। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। ठीक, विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि, लोहे के नवीन तकनीकी के प्रयोग, वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधन की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा तथा प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि इस समय जो मगध का जो मैदान था, एक प्रश्न बन सकता है। और स्पेशली यदि आप यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हों या जीआईसी लेक्चर का एग्जाम आप दे रहे हों, तो उसमें मेंस भी लिखने के लिए आ सकता है। तो एक प्रश्न बन सकता है कि मगध इतना शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था, तो मगध की शक्तिशाली होने और समृद्ध होने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे तो बात करेंगे कि मैदान, यानी कि गंगा के पास एरिया होने के कारण यहाँ के मैदान मैदान बहुत उपजाऊ थे। एग्रीकल्चर, मैदान उपजाऊ था तो कृषि अच्छा होगा। ठीक, लोहे के प्रयोग के कारण जो है कृषि उपकरण आसानी से बने, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। खनिज भी यहाँ पर खूब थे, तो खनिज की उपलब्धता भी यहाँ पर थी। और इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो की अनुकूल व्यापार की अनुकूल दशा के कारण यह समृद्ध राज्य या प्रांत था उस समय, समृद्ध महाजनपद था। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ पर मगध से जोड़कर और यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको दो भागों में हम लोग बांट कर देखते हैं। देखिए, मगध जो है उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य था, नो डाउट। और इसने अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए, ये जो मगध राज्य था, ठीक, ये अपने आप में एक शक्तिशाली राज्य था। लेकिन इसने क्या किया कि इसने कौशल को ध्यान दिया और फिर अपने राज्य का विस्तार करते हुए कौशल को अपने अंदर मिला लिया।
फिर इसने वत्स को ध्यान दिया, फिर इसने विस्तार करते हुए वत्स को अपने में मिला लिया, फिर इसने अवंती की तरफ ध्यान दिया और अवंती को भी अपने राज्य में। अब इसकी सीमाएं क्या हो गई, इसकी सीमाएं विस्तृत हो गई। तो अवंती, कौशल और वत्स, क्या, ए से अवंती, के से कौशल, वी से, ए के वी को कहां पर मर्ज कर दिया गया, एम में, मगध में मर्ज कर दिया गया। और इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। यहां से जो मगध बना, ये नया मगध जो है वो अखंड भारत के रूप में ये हमारे सामने उभर कर आया। मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ, जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जानते हैं। और इसी घटना के कारण हम क्या कहते हैं, इसी पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, मगध का उत्कर्ष। ये ध्यान देंगे। तो प्रश्न ये बनता है कि आखिर मगध के बारे में जो बातें हमने की, एक बार शार्ट में फिर से हम बता दे रहे हैं कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद, यानी कि महाजनपद कितने थे, महाजनपद 16 थे। तो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था कौन, मगध। और बुद्ध काल में मगध उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। क्या, सबसे शक्तिशाली। और इसकी जो है राजधानी कहाँ थी, ये प्रश्न पूछता है कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, राइट। अब उस समय मगध जो है, ध्यान देंगे, कृषि, खनिज और व्यापार, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं की उपलब्धता के कारण मगध जो है उस समय सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बना। अब मगध ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्या किया, मगध ने साम्राज्य विस्तार पर फोकस किया। तो जब मगध ने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसने अवंती को मगध में मिलाया, उसने कौशल को मगध में मिलाया, उसने वत्स को मगध में मिलाया। और इनको मिलाने के बाद जो नया मगध बना विस्तार के बाद, वह बना, एक तरफ से देखा जाए, कि अखंड भारत की तरफ वो आगे बढ़ा, यानी जो स्वरूप बना वो अखंड भारत का स्वरूप बना। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं मगध का उत्कर्ष। और इस बात, इतना बात आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। अब प्रश्न हमारे सामने देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहां पर, जो हम चर्चा को प्रारंभ करेंगे या चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वह चर्चा होगा मगध के प्रमुख राजवंश, यानी कि मगध के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर, जो सबसे पहला वंश की बात करेंगे, हर्यक वंश। और जब हर्यक वंश का नाम आएगा तो इसमें बहुत कम क्वेश्चन, दो ही तीन क्वेश्चन बनते हैं। कि एक तो सबसे पहली बात पीरियड को लेकर क्वेश्चन बन जाता है। तो 545 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 412 बीसी तक ये पीरियड रहता है। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखते चलिए, यदि आप जानते हैं, चीजों को समझते हैं, तो जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और तीसरा वंश यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इसकी राजधानी, यानी कि कैपिटल कहाँ थी। ठीक, तो यहाँ पर राजगृह या गिरिब्रज, इसकी क्या थी, राजधानी थी। और इसी को हम लोग बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र। यानी कालांतर में राजधानी कहाँ हो गई, पाटलिपुत्र कन्वर्ट हो गई, राइट। अब यहां से प्रश्न बनेगा, तो एक तो बात क्लियर हो गया कि प्रमुख राजवंश, सबसे पहले हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी तक का। इस हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था।
और इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गिरिब्रज थी। अब प्रश्न आता है शासक का। तो स्वाभाविक है कि जब हमने शासक की बात की है तो सबसे पहले हम जिस शासक का नाम लिए हैं वो शासक कौन है? तो वह शासक है बिंबिसार। तो आइए सबसे पहले हम लोग बिंबिसार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राइट। चैप्टर बहुत लंबा होगा तो हम इसका एक और वीडियो बना देंगे जहां पर आप चीजों को दोबारा पार्ट 2 में देख लेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि चीजें कंप्लीट हो जाए, लेकिन संभव नहीं है कि मगध साम्राज्य हम एक या मगध साम्राज्य का उत्कर्ष चैप्टर को एक चैप्टर में मतलब एक लेक्चर में हम खत्म कर दें। ठीक। तो बिंबिसार कौन था? इस वंश का सबसे एक तरह से देखा जाए तो यह जो है इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था। और स्वाभाविक है कि जो राजा शक्तिशाली होता है वह राजा ही क्या होता है? वही शासक बनता है और वही साम्राज्य की स्थापना भी करता है। राइट। तो इसका जो शासन था बिंबिसार का, ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 545 बीसी से लेकर 492 बीसी तक इसका क्या था? शासन था। अब आइए थोड़ा सा हम लोग कलम चेंज करके आ, हाँ, अब देखिए कुछ बातें यहां पर और आपको जानना है। इसे ही हम लोग मगध का क्या कहते हैं? रियल फाउंडर कहते हैं, जिसे हम वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हैं। ठीक। इसने क्या किया? बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में इसने मगध साम्राज्य की बागडोर संभाल ली। और बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। यानी 15 साल में इसने क्या की? 15 साल की उम्र में सत्ता संभाल ली। और लगभग सत्ता में कितने वर्ष तक रहा? 52 वर्ष तक ये सत्ता में बना रहा, शासन किया। ठीक। इसके शासनकाल में मगध ने एक नई पहचान बनाई, एक विशिष्टता उत्कृष्टता को प्राप्त किया। एक प्रश्न इसमें और भी आता है कि बिंबिसार का, यहां हम लिख दे रहे हैं ऊपर या यहां पर लिख दे रहे हैं, बिंबिसार का एक प्रश्न आता है कि अन्य किस नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछता है। तो बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था, याद रखेंगे। इसे हम श्रेणिक के नाम से जानते हैं। और जो ये श्रेणी की चर्चा कहाँ की गई है? तो जो जैन साहित्य हमारे पास है, जैन साहित्यों में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। ठीक। अब बिंबिसार के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये साम्राज्य का निर्माण कर रहा था, देखिए बिंबिसार जब साम्राज्य की नींव रख रहा था तो साम्राज्य के लिए इसने क्या किया? सबसे अच्छा साधन इसने अपनाया विवाह। यानी विवाह के द्वारा ये राज्यों से अच्छे संबंध बनाता था और उसी आधार पर अपने राज्य का विस्तार करता था। तो इसने विवाह जो किया, इसने 3 विवाह किए। 3 विवाह के द्वारा अपने साम्राज्य को क्या किया? विस्तार प्रदान किया। और ये तीनों विवाह आपको जानने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला जो विवाह है वह है, पहली पत्नी महाकोशला थी। क्या? इसकी पहली पत्नी महाकोशला देवी, महाकोशला देवी थी, जो कोसल राज्य की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। और इससे दहेज में इसको काशी प्रांत मिला, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। तो महाकोशला से जब विवाह किया तो इसे क्या मिला? इसे काशी मिला। यानी कि अब काशी मगध का क्या हो गया? हिस्सा हो गया। ठीक। दूसरी पत्नी इसकी चेलना थी। अब ये चेलना कहाँ की थी? तो ये वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चेलना से शादी किया। ये वैशाली की रहने वाली थी। और इसी चेलना से एक पुत्र हुआ, ध्यान देंगे, जिसे हम लोग कहते हैं अजात शत्रु। एक इसे पुत्र प्राप्त हुआ इसी से। राइट। तीसरी पत्नी इसकी कौन थी? तीसरी पत्नी इसकी थी क्षेमा। और क्षेमा कहाँ की रहने वाली थी? तो क्षेमा पंजाब की रहने वाली थी, इसको याद रखेंगे। ठीक। पंजाब के ये मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो एक प्रश्न बन सकता है कि क्षेमा जो है किस कुल की राजकुमारी थी? तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे मद्र कुल।
यानी कि अब यहां पर ये देखेंगे कि इसने यहां पर, ये वैशाली की रहने वाली थी, यहाँ ये पंजाब की रहने वाली थी। तो इसने काशी, वैशाली, पंजाब तक अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य को न सिर्फ विस्तार दिया, जबकि उसे मजबूती भी प्रदान करने का काम किया। तो बिंबिसार को एक तरह से देखा जाए तो वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तार करने का इसी से क्या हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इन्हीं तीनों वैवाहिक संबंधों के द्वारा एक तरह से देखा जाए तो मगध का विस्तार पश्चिम एवं उत्तर की ओर हुआ। ये प्रश्न याद रखेंगे कि इससे विवाह से क्या हुआ, मगध का विस्तार हुआ। और मगध का विस्तार कहाँ हुआ, ये भारत के नक्शे में इसको देखेंगे तो ये उत्तर, सॉरी, ये पूरब हो गया आपका, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उत्तर होगा ना, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम आपका। तो यहाँ पर जो विस्तार हुआ वह उत्तर और पश्चिम की ओर हुआ। यानी कि इस पूरे एरिया में मगध का क्या हुआ, अभी मगध का विस्तार इस एरिया में था, लेकिन अब मगध का विस्तार इस एरिया तक फैल गया। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये पूरा एरिया, ध्यान देंगे, ये पूरा एरिया इधर मगध के साम्राज्य में ये विस्तारित हुआ। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने अपने राज्य को एक मजबूती प्रदान की, अपने राज्य को एक विस्तार प्रदान करने का काम किया। एक बात और यहाँ पर कहा जाता है कि बिंबिसार ने यही रुका नहीं, ध्यान देंगे, बिंबिसार ने यहाँ रुका नहीं, बिंबिसार यहाँ से आगे बढ़ता है। और देखिए बिंबिसार ने आगे क्या उपलब्धि हासिल की। बिंबिसार ने किया क्या कि आगे चलकर ये अंग राज्य को जीत लिया। क्या, बिंबिसार ने आगे जाकर, अंग जो है कौन था, ये अंग यही महाभारत में कर्ण यहाँ का राजा था। ठीक, तो आगे चलकर अंग भी मगध का हिस्सा बन जाता है अपने पुत्र। और जब अंग जीता तो अंग का शासक इसने किसे बनाया, ये प्रश्न बनता है कि यहीं का शासक इसने अजात शत्रु को इसने यहाँ का शासक बना दिया, शासक नियुक्त किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रणोत से मित्रता कर ली और अपने राजवैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट के रूप में आप याद रखेंगे कि बिंबिसार ने दोस्ती किससे किया, ये याद रखेंगे। तो दोस्ती किससे किया, चंड प्रद्योत, याद रखेंगे, चंड प्रद्योत से इन्होंने दोस्ती किया। और चंड प्रद्योत कहाँ का शासक था, तो इसने अवंती का शासक था, ये मध्य प्रदेश की तरफ पड़ता है। ठीक, और अपने राजवैद्य, यानी कि जीवक एक राजवैद्य था, जीवक, और जीवक को इस इनके इलाज के लिए भेजा था। तो ये प्रश्न बनता है कि बिंबिसार ने किस राज्य के शासक को इलाज के लिए अपने जो है वैद्य जीवक को भेजा था, तो अवंती के शासक चंड प्रद्योत, ये याद रखेंगे, 2-3 बार इसको आप सुन लेंगे। अब देखो कहानी कैसे पलटी। जिस बिंबिसार ने अंग को जीता और अंग का शासक आजाद शत्रु को बनाया, यही आजाद शत्रु ने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी। क्या, हत्या कर दी। और बिंबिसार की हत्या करके 492 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, इसने मगध का क्या हुआ, गद्दी पर बैठा, मगध का शासक बना। तो ओवरऑल फिर एक बार हम आपको कंक्लूजन कर दे रहे हैं, इसका कंक्लूड कर दे रहे हैं कि बिंबिसार जो है एक तरह से हर्यक वंश का संस्थापक था। इसे वास्तविक संस्थापक भी हम मानते हैं। इसने 544 बीसी से 492 बीसी तक मगध पर शासन किया। 15 साल की आयु में ये गद्दी पर बैठा और लगभग 52 साल तक इसने शासन किया। इसका जैन ग्रंथों में इसका नाम श्रेणिक आता है। और इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने राज्य को विस्तार किया। महाकोशला
से शादी किया, जिससे काशी प्रांत मिला। चेलना इसकी दूसरी पत्नी थी, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ। वैशाली से संबंध अच्छा किया। क्षेमा, जो पंजाब की मद्र कुल की रहने वाली थी, राजकुमारी थी, उससे शादी किया, पंजाब तक अपना विस्तार किया। तो इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा वो अपने राज्य को विस्तार प्रदान करने का काम किया। बाद में बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया और अपने पुत्र, इसी जो अजात शत्रु है, इस अजात शत्रु को अंग का राजा बना दिया। और यही अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके 492 ईस्वी में क्या हुआ, मगध की गद्दी पर बैठा। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपने राजवैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। इसके बाद हम लोग अजात शत्रु को पढ़ेंगे। अगला शासक अजात शत्रु, नाम ही इसका है अजात शत्रु, तो काम भी शत्रु वाला ही है ना। जब अपने पिता की हत्या किया और गद्दी पर बैठा, तो अजात शत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। प्रसेनजीत की पराजय हुई, बाद में दोनों का समझौता हुआ। तो सबसे पहले जब इसको हम पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ते ही हम इसके युद्ध को पढ़ते हैं। युद्ध किससे हुआ? अजात शत्रु वर्सेस किससे? कौशल नरेश प्रसेनजीत से। याद रखेंगे, प्रसेनजीत कहाँ के रहने वाले थे? कौशल के राजा थे। अब इसमें विजयी कौन हुआ? तो विक्ट्री अजात शत्रु की हुई। और परिणाम क्या हुआ कि बाद में दोनों के अंतर्गत क्या हुआ? समझौता हो गया। राइट। प्रसेनजीत ने क्या किया? अब प्रसेनजीत चूंकि ये हार गया, ये जीत गया, ठीक। तो इसने अब संबंध बढ़ाने के लिए क्या हुआ, उस समय विवाहिक संबंध होते थे, तो इन्होंने विवाह किया। किसकी? अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह हुआ। तो किससे? प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से इनका क्या हुआ? वैवाहिक संबंध बना। अजात शत्रु का एक प्रश्न आता है कि इसका उपनाम क्या था? तो इसका उपनाम था कुणिक। कुणिक नाम से इसको हम लोग जानते थे। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछता है ये, है ना। और स्पेशली जो है टीचिंग के एग्जाम में तो और अंदर जाकर क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि अजात शत्रु का धर्म क्या था? तो ये जैन धर्म को मानने वाला था। क्या था? ये जैन मतावलंबी था, जैन धर्म को मानने वाला था। अजात शत्रु के एक और युद्ध के बारे में चर्चा है कि इसका एक युद्ध लिच्छवियों से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस युद्ध में अजात शत्रु क्या हुआ? अजात शत्रु जीत गया, यानी लिच्छवियों की हार हो गई। और एक प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि लिच्छवियों का हार किस कारण से हुआ? तो अपने कूटनीतिक मित्र वत्सकार की सहायता से अजात शत्रु ने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। तो इस प्रश्न यहाँ पर बनता है कि अजात शत्रु के विजय का कारण क्या था, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, कूटनीतिक वत्सकार की सहायता, वत्सकार की सहायता से इसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने का काम किया। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। ये प्रश्न बनता है, याद रखना कि लिच्छवियों से जब युद्ध हुआ, तो यहाँ पर हथियार क्या क्या प्रयोग किए गए? हथियार अजातशत्रु के द्वारा, तो याद रखेंगे दो हथियार, रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, इसको याद रखेंगे। ये दो हथियारों का प्रयोग यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा एक और बात अजातशत्रु के बारे में है कि बाद में काशी और वैशाली यानी क्या हो गए? मगध के अंग बन गए। तो वो तो खैर सामान्य बात है।
एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि अजात शत्रु के समय ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो इसी के शासन काल में प्रथम बौद्ध प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसी के शासन काल में हुआ था। ये याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। राइट। प्रथम बौद्ध, एक सेकेंड, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। तो एक प्रश्न याद भी रखे, इसको याद रखने योग्य है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में। कहाँ पर? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजात शत्रु के ही समय में हुआ था। अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। सवाल है कि कितने वर्ष तक? 32 वर्ष तक इसने मगध पर शासन करने का काम किया। पुराणों में जो डिस्कशन है वो है 28 वर्ष, लेकिन इसने 32 वर्ष तक शासन सामान्य रूप से कहा जाता है। ठीक। अब क्या हुआ, इसने अपने पिता बिंबिसार का मारा, बिंबिसार को मारा। और इसकी हत्या किसने किया? तो इसकी हत्या इसके पुत्र उदाइन ने किया। ये याद रखेंगे, उदाइन ने इसकी क्या कर दी? अजात शत्रु की हत्या कर दी। क्या कर दी? उदाइन ने अजात शत्रु की हत्या कर दी। उदाइन के बारे में पढ़ेंगे, और उदाइन के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा यहाँ पर ओरल ही कर दे रहे हैं कि उदाइन जो था ये 460 से 444 बीसी तक इसका शासन रहा। पुराण एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदाई ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और उसने उसे अपना राजधानी बनाया। और यह जैन धर्म को मानने वाला था। किस धर्म को? जैन। राजधानी कहाँ बनाया? कैपिटल पाटली पुत्र। राइट। तो इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने का काम किया, इतना याद रखेंगे। हर्यक वंश का अंतिम राजा राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। तो एक प्रश्न बनता है कि अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो है नागदशक था। नागदशक के बारे में चर्चा यहाँ पर इतिहास में मिला है। इसको इसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर शासन किया। और शिशुनाग वंश नामक नए वंश की क्या हुई? स्थापना हुई। तो इसी वंश के बाद एक नए वंश का जन्म हुआ जिसे हम लोग शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल डिस्कशन ये है कि अजात शत्रु का पुत्र उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा, जो जैन धर्म को मानने वाला था। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने का काम किया। और इसके बाद इसको पदच्युत किया शिशुनाग ने। और अंतिम मतलब एक तरह से यहाँ से आगे जाकर नहीं, इसके इस सॉरी सॉरी यहाँ पर इसका पुत्र एक नागदशक का वर्णन आता है। और नागदशक ध्यान देंगे, इसके बाद नागदशक का शासन आया। और नागदशक को शिशुनाग ने पदच्युत करके आगे जिस वंश को नींव रखा वो शिशुनाग वंश था। लेकिन एक तरह से उदयन को ही हम लोग जो है अंतिम मानते हैं। लेकिन बहुत सारे किताबों में नागदशक का भी है, क्योंकि नागदशक की हत्या करके बाद में शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो यहाँ पर आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो शिशुनाग वंश के बारे